सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली स्टडी। पिछली वीडियो में हमने जो चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वो सब आपने पढ़ लिए होंगे। चलते हैं अब हमारे अगले चैप्टर फिजिक्स का। हमने देखो केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर कर लिया, हमने बायो का भी एक चैप्टर कर लिया और अब हम फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मोशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलते हैं हमारे चैप्टर के साथ, देखते हैं क्या कहता है। In everyday life we see some object at rest and other in motion. Bird fly, fish swim, blood flow through veins and arteries and car moves. Atoms, molecule, planet, star and galaxy all are in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where motion is inferred through indirect evidence. For example, if we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees, what causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons? It is due to the motion of earth. If it is true, why don't we directly perceive the motion of earth? An object may appear to be moving for a one person and stationary for some other. For example, the passenger in the moving bus, the roadside trees appear to be moving backward. A person standing on the roadside perceives the bus along with passenger are moving. However, passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. What do these observation indicate? अब इसमें ये कहता है कि जो इतने भी हमारे बर्ड्स हैं, फिश हैं और ब्लड है, ये सब क्या है? ये सब मोशन में है, ये सब मोशन कर रहे हैं। मोशन मतलब मूवमेंट, ये सब मोशन में है, मूवमेंट कर रहे हैं। एटम्स, जितने भी एटम्स हो गए, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, एटम्स, मॉलिक्यूल से प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, ये सब मोशन में है। तो इसने क्या कहा कि जो ये सब है ये पूरी मतलब छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ मोशन में है। तो मोशन हर जगह यूज़ हो रहा है, मतलब हर जगह ये अप्लाई हो रहा है मोशन। जो सनराइज होता है, सनसेट होता है, लीव्स की मूवमेंट होती है, जब हम बस या गाड़ी से कहीं जाते हैं, हम मूव कर रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो पीछे जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, हम मोशन में होता है, हम आगे जा रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि जो ट्रीज़ है वो मोशन में है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे सब ये मोशंस है, सब जगह मोशन हो रहा है। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ। अब कुछ होंगे जो मोशन जो मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में, कुछ होंगे जो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, मतलब अलग अलग तरह से मूव करेंगे। देयर में बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। In this chapter we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. We shall also learn to express such motion through example and graph. Later we shall discuss ways of describing circular motion. यहाँ पे पहला आता है हमारे पास डिस्क्राइबिंग मोशन। अब डिस्क्राइबिंग मोशन क्या होता है? डिस्क्राइबिंग मोशन में आपको इसमें पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि डिस्क्राइबिंग मोशन होता क्या है। डिस्क्राइबिंग मोशन मतलब होता है कि हम किसी एक चीज़ को रेफरेंस लेकर, अगर हम किसी को कोई रास्ता, मान लो हम किसी को कोई रास्ता समझा रहे हैं, अब हमें बताना है कि यहाँ से हमारा स्कूल कहाँ से, कैसे रास्ता उसका, कहाँ पर है स्कूल, तो हम रेफरेंस देते हुए जा रहे हैं कि यहाँ से इस गली से ऐसे मुड़ना है, इस जगह से ऐसे मुड़ना है, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा तो इस जगह से गोल चक्कर लेना है, कैसे जो भी है, तो हम ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो होता है हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन, जिसमें हम अपने रास्ते को डिस्क्राइब करते हैं रेफरेंसेज ले लेके, तो वो होता है डिस्क्राइबिंग मोशन। अब आता है मोशन लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये मोशन लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? नाम से पता लग रहा है। मोशन लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन मतलब जो मूवमेंट हो रही है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में हो रही है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन में हो रही है। जैसे यहाँ पे लाइन दिखाई गई है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन में हमारी मोशन हो रही है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इन द मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट line. We shall first learn to describe this an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object started generally from O, which is treated as its reference point. Let A, B and C represent the position of the object at different instants. At first the object moves through C and B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C, though B. अब यहाँ पे क्या कहता है? While the magnitude of the displacement is equal to 35 km, the magnitude of displacement is not equal to the path length 85. अब यहाँ पे दो बात आती है, एक आता है डिस्टेंस और एक आता है डिस्प्लेसमेंट। पहले हम ये समझ लेते हैं जो यहाँ पे इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है कि इसने कि मान लो कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो क्या पहले वो ओ से वो गया विच इज ट्रीटेड एज रेफरेंस पॉइंट, जो हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफरेंट एट द फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव दो सी एंड बी। पहले ये क्या कहा, ओ से सी पर गया, फिर सी से बी पर गया।
एंड रीचेज ए, फिर वो बी से ए पर पहुंच गया, फिर ए से दोबारा वो सी पर आता है, सी से फिर बी पर जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो उसने डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हुआ, ओ से लेके सी, फिर सी से लेके बी तक का, फिर बी से लेके ए तक का, फिर ए से लेके फिर सी तक का, और सी से लेके बी तक का। ये जितना भी, जहाँ पे जितना भी इसने किलोमीटर कवर कर, जितना किलोमीटर ये गया है, चला है, जितना किलोमीटर ये मूव करा है, वो उतना होगा हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इसने कवर करा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्या होगा, ओ से लेके, मतलब लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका ओ, और लास्ट पॉइंट क्या आया इसका बी। तो ओ से बी तक के यहाँ पे कितना 35 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 35। ठीक है, तो ऐसे आया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, ओ से पहले सी पर, मतलब ओ से सी, सी से बी, बी से फिर ए तक गया, तो मतलब यहाँ से 60 इसने कवर कर लिया, फिर दोबारा ये यहाँ पे जाता 60 से सी बी या बी तक जाता है, तो वहाँ तक का उसका फिर डिस्टेंस जितना होता है वो हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। अब एक गोल चक्कर है, उसने एक पॉइंट से उसने चक्कर लगाना शुरू करा, गोल चक्कर लगाना शुरू करा, और वो घूमते घूमते वापस उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ से उसने शुरू करा था। तो वहाँ पर जो उसका डिस्टेंस होगा, तो जितना उसने कवर किया, मान लो वो गोल चक्कर का डिस्टेंस था 5 किलोमीटर। ठीक है, वहां से उसी पॉइंट शुरू करके वो दोबारा उसी पॉइंट पे है, वो वहां तक का डिस्टेंस उसका होगा 5 किलोमीटर। वो चला, तो वो जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, वो जहां से निकला वहीं पर दोबारा आ गया, तो वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, 0 हो गया, क्योंकि वो जहां से चला वो वहीं पर ही वापस आ गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। कि मतलब अगर वो एक पॉइंट से चल रहा है और दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। लेकिन जो डिस्टेंस है, अगर वो 5 किलोमीटर कवर करके भी अगर वो एक पॉइंट से दोबारा उसी पॉइंट पर आ रहा है, तो उसका डिस्टेंस जितना उसने कवर करा वो माना जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है, वो 0 हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी 0 बट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0. If we consider the object travel back to O, the final position coincides with the initial position and therefore displacement is 0. However, the distance covered by the region is OA is equal OA plus AO is equal to 60 plus 60 120 किलोमीटर। वही जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो A से शुरू करता है दोबारा वहाँ से A पर आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर वो O से A पर गया, फिर A से O पर आया, तो O से A तक का डिस्टेंस प्लस A से O तक का डिस्टेंस, वो सब प्लस होके जो होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। Thus two different physical quantity, distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position. यहाँ पे तुम्हें इस पैराग्राफ में तुम्हें वही बताया गया था कि डिस्टेंस कैसे, टोटल पाथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है जो मैंने तुम्हें समझाई। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो यही सब चीज़ें तो मैंने तुम्हें आसान भाषा में समझा दी, जो मेरा काम है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट इफ इट सपोर्टेड आंसर विद एग्जांपल। वही हमने ऊपर डिस्कस करा है, तो ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ ऊपर डिस्कस करे हैं, तो तुम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब आगे हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या होते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म पढ़ते हैं आगे। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड, 5 मीटर इन द नेक्स्ट सेकंड एंड 5 मीटर इन द थर्ड सेकंड, 5 मीटर इन द फोर्थ सेकंड, इन दिस केस ऑब्जेक्ट कवर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जो कोई ट्रेन या हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, तो जो हमारी कार है उसने 1 घंटे में मान लो x डिस्टेंस कवर करा, x किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर करा पहले घंटे में, दूसरे घंटे में भी वो फिर x जो किलोमीटर डिस्टेंस है वो कवर करता है, तीसरे में वो x किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करता है। तो टाइम के हिसाब से जो उसका डिस्टेंस है वो सेम है, तो वो यूनिफॉर्म हुआ। ठीक है, तो उससे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसने एग्जांपल लिया कि लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड। अब पहले 1 सेकंड में वो 5 मीटर ट्रेवल करता है, दूसरे अगले सेकंड में वो
5 मीटर, फिर थर्ड सेकंड में फिर 5 मीटर, फोर्थ सेकंड में भी 5 मीटर कवर कर रहा है। तो ऐसे हर सेकंड में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो सेम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मतलब हो गया, मतलब पहले सेकंड में मान लो 5 मीटर कवर कर रहा है, दूसरे नेक्स्ट सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है, थर्ड सेकंड में वो 3 मीटर कवर कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, तो एज द ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या टर्म याद रखना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी एन uniform motion. The time interval in this motion should be small. In our day-to-day life, we came across motion where object cover unequal distance in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, these are such a non-uniform motion. ठीक है, वो equal interval of time में equal distance cover नहीं कर रहा, तो वो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ये थे हमारे कुछ आसान से टर्म्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत, पेपर के लिए डिफाइंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अब आगे चलते हैं। अब आगे इसने कहा लुक एट द सिचुएशन गिवन इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143। अब एक सिचुएशन इसने दी है ऊपर क्रिकेट की, जिसमें क्या हो, बॉलिंग स्पीड, किसकी, बॉलर की जो स्पीड है बॉलिंग की, वो है 143 किलोमीटर पर आवर। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड? अब यहाँ पे 143 किलोमीटर पर आवर से इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो बॉलर है वो बॉल डाल रहा है, वो बॉल फेंक रहा है, किस स्पीड से? इस स्पीड से कि वो 1 घंटे में 143 किलोमीटर कवर कर लेगा। उस हिसाब से इसने ये बताया हमें। ये होगी इसकी वेलोसिटी, इसे हम कहेंगे, या स्पीड। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली, द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट कैन मूव बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। One of the ways of measuring the rate of motion of an object is found to distance traveled by the unit time. The quantity is referred to speed. अब यहाँ पे आता है तुम्हारे पास एक और बड़ा डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी का। ठीक है, इस सब में जो लिखा है मैं वो तुम्हें अभी बता देता हूँ, मैं अभी वही तुम्हें बताऊंगा बिल्कुल ही आसान भाषा में। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? अब स्पीड तुम्हें पता ही, जनरली डे टू डे लाइफ में स्पीड टर्म यूज़ करते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस हुआ? हमें पता है कि दोनों स्पीड बताती है कितना डिस्टेंस ने कितने टाइम इंटरवल में कवर किया, ये होता है हमारा स्पीड और वेलोसिटी है। तो लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या आता है? अब इसमें एक पहला आता है कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ये सिंबल याद रखना, मीटर पर सेकंड या ये वाला। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इनको सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, तो ये सब क्या होगी? ये स्पीड के एसआई यूनिट होगी। To specify the speed of an object we require only its magnitude। अब स्पीड में क्या होता है? स्पीड में हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, जो स्पीड है उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो ये होता है डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी का। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट टू बी कॉन्स्टेंट, दूसरा क्या आ गया डिफरेंस की जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो उसे कांस्टेंट नहीं रहती, वो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन जो वेलोसिटी की स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देयरफॉर वी विल डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। अब हम एवरेज स्पीड आती है, अभी एवरेज स्पीड क्या होगा? यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड मतलब जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उस अपॉन में जितना टाइम उसने लिया है, वो हो गया average speed is equal to total distance covered upon total time taken. If an object travel a distance s in time t then its speed v। अब यहाँ पे v स्पीड को डिनोट करा है और ये s डिस्टेंस को, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, v यहाँ पे स्पीड को डिनोट करा और s डिस्टेंस को, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट इट डिस्टेंस इज एन एग्जांपल। अब ये एग्जांपल लेता है कि 100 किलोमीटर वो 2 आवर में गया, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ इसमें 100 किलोमीटर और टाइम इसमें हुआ 2 आवर्स, तो यहाँ पे 100 बाई 2 करेंगे अपॉन में 2, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट चेंज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। द कार माइट बी नॉट हैव ट्रैवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम, समटाइम इट माइट हैव ट्रैवल फास्टर, समटाइम स्लोअर देन दिस। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पे ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसकी जो स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती। अब यहाँ पे एग्जांपल आता है, वही है कि ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे दो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हो गया ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया ये। तो इसमें हम कैसे करेंगे?
वही फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड में आ जाएगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन में टोटल टाइम टेकन में 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। तो वही हमने किया 4 + 2 6 और यहाँ पे 16 + 16 32 हो गया। तो यहाँ पे जब इसने इसे सॉल्व करा फॉर्मूले में लगाते तो हमारे पास आंसर आ गया 5.33 मीटर पर सेकंड। सिंपल, मीटर था डिस्टेंस तो यहाँ पे मीटर आ गया और टाइम सेकंड में था तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो एवरेज स्पीड हमारी आ गई। अब स्पीड विद डायरेक्शन, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हमें पता लग जाए तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। मैंने आपको बताया था डिफरेंस, मैं आपको साथ में बताते जा रहा था ये आगे वाला ही। तो वही सब इसमें लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वेरिएबल स्पीड वी कैन एक्सपेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला आता है। अब ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो u यहाँ पे डिनोट किया इनिशियल वेलोसिटी को, v यहाँ पे डिनोट किया फाइनल वेलोसिटी का अपॉन में 2। अब आगे भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, वहां हमेशा u जो होगा इनिशियल वेलोसिटी को ही डिनोट होगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या है, और फाइनल उसकी लास्ट वेलोसिटी कौन सी है, वो होगी फाइनल, अपॉन में 2 आ गया। अब v, ये v के उसमें छोटा छोटा a भी लिखा गया, मतलब एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो इसकी भी यूनिट वही है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आई होप अब आप इसके आंसर दे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके जो भी डाउट होगा उसको क्लियर जरूर करूँगा। अब यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल है इन न्यूमेरिकल्स की, आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वैसे फिजिक्स में भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन न्यूमेरिकल्स की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे और आप ये जैसे यूनिट हो गई, फॉर्मूला आप गलत लगा रहे हो, ऐसे कुछ में आप फिर अटकते जाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको, अगर आप लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इनफ नहीं है तो आप मुझे कहिए कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे, मैं आपको और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दूंगा कि जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। सो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। In this case, the change in velocity of an object for any time interval is zero. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It had different values at different instant and different point in the path. The change the velocity of object during the time interval is not zero. अब यहाँ पे हमारे पास acceleration term आ गई। To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration, which is measure of the change in the velocity of an object per unit time. तो यहाँ पे इसने कहा था कि जो यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में, तो उसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी विद टाइम। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल। अब जो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम फाइंड करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी तो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो की, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वो तो फिर अगर इक्वल है कांस्टेंट है तो वो तो फिर जीरो हो जाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरीज करेगी और उसकी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी। तो इन सब जैसे कोई डाउट क्वेश्चन थे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे साइंटिस्ट को जो लगे कि ये हर जगह फिट नहीं बैठ रहे, तो उन्होंने एक अलग फिजिकल क्वांटिटी निकाली जिसका नाम रखा एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो क्या कहते हैं वेलोसिटी जो है वो कितनी चेंज हो रही है। एक्सीलरेशन क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक जैसे मान लो 1 सेकंड में उसकी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल, अगर इनिशियल और हम फाइनल के उसमें बात करें टर्म में, तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u हुई और फाइनल वेलोसिटी उसकी v हुई, और टाइम को हम डिनोट कर लेते हैं t से, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा v माइनस यू अपॉन टी।
ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। v हो गया फाइनल, u हो गया इनिशियल और t हो गया टाइम, a हो गया एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसकी प्रैक्टिस करना है। इन जो फॉर्मूलेज है इस चैप्टर में सारे आपको याद करने हैं। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन है एक्सीलरेटिंग मोशन। अब जो इस मोशन के इस एक्सीलरेशन के हिसाब को अगर ऑब्जेक्ट जो मोशन करेगा, मूव करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे। The acceleration is taken to be positive the direction of velocity and the negative and the positive direction of the velocity. The SI unit, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। पहले हम SI यूनिट की बात कर लेते हैं कि जो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड थी, उसकी एक्सीलरेशन थी मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड थी, उसकी जो यूनिट थी वो थी मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन की जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये जो यूनिट है इसका ध्यान रखना कि कब मीटर पर सेकंड लगाना है, कब मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाना है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि यहाँ पे हमारे पास दो केस बन जाते हैं। हमारे पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, अब फाइनल माइनस इनिशियल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, पहले उसकी जो पहले उसकी क्या कहते हैं, उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो थी 3 किलोमीटर पर आवर और फाइनल उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 3 टाइम हमने ले लिया 1 आवर, तो अपॉन 1 हो गया। ठीक है, अब मान लो हम उस टाइम इंटरवल का एक्सीलरेशन निकालेंगे जब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हुई, क्या कहेंगे हम उसे, इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं, जूम कर लेते हैं, जैसे 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसने इनिशियल वेलोसिटी ली 7 किलोमीटर पर आवर और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी में उसका क्या हुआ, उसने 7 किलोमीटर पर आवर से वो अपनी जो कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। अब जब वो मूव कर रहा है तो एकदम से क्या होता है, उसने ब्रेक लगाई। ठीक है, उसे रुकना पड़ गया, या उसने अपनी स्पीड स्लो करी या उसने ब्रेक लगाई। अब अगर उसने अपनी स्पीड स्लो करके 5 किलोमीटर पर आवर लाया तो फॉर्मूले के हिसाब से तो जो फाइनल माइनस इनिशियल है, तो फाइनल तो उसमें कम हुई वेलोसिटी, फाइनल हुई 5 और इनिशियल हो गई कितनी हो गई, 7 हो गई, तो अब उस केस में तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हमारे ये दो केस बन जाते हैं कि एक में हमारे पास पॉजिटिव एक्सीलरेशन आता है और एक में हमारे पास नेगेटिव एक्सीलरेशन आता है। अब यहाँ पे तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा, मैं तुम्हें अभी यही बता देता हूँ कि जो पॉजिटिव है उसे हम सिंपल एक्सीलरेशन कहेंगे और जो नेगेटिव में वैल्यू आती है उसे हम रिटार्डेशन कहेंगे। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन कहेंगे। अब ये तुम्हें आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है एक्सीलरेशन रिटार्डेशन को। बहुत बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है, कन्फ्यूजन होती है कि अगर इनमें डिफरेंस क्या है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में। अब आगे चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी इंक्रीज डिग्री बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल देन द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का हुआ कि जो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुई। The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated body. On other hand, an object travel a non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. अब कोई वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इक्वल नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। तो ये भी इन दोनों की डिफाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझा दी है, इसे याद रखना, इसे नोट करना, तो इसे नोट कर लेना। अब यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्सीलरेशन का, तो इसने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दी 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दी 0, टाइम दिया 30 सेकंड, तो उसने फॉर्मूला लगाया a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। उसमें उसने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके उसका आंसर क्या 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो यूनिट है ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे केस में उसने क्या लिया, इनिशियल वेलोसिटी 6 है और फाइनल वेलोसिटी 4 है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि फाइनल वेलोसिटी उसकी कम हो गई, तो 4 माइनस 6। अब ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू बढ़ी हम उसको पहले लिख देंगे, अब चाहे वो इनिशियल है या फाइनल है, नहीं, जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। अगर फाइनल वेलोसिटी 4 है तो 4 ही पहले लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 4 माइनस 6/5, तो आंसर माइनस में 0.4 आ गया। The acceleration of the bicycle in the first case 0.2, second case minus 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, ठीक, और ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आ जाएंगे। आई होप अब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप मैंने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं
जो हो गया स्पीड का, हो गया वेलोसिटी का, हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और ये एक्सीलरेशन का हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इनके आप और न्यूमेरिकल अगर चाहते हो और क्वेश्चंस चाहते हो कि प्रैक्टिस हमारी हो जाए, आई होप आपका इनसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे वीडियो के, या फिर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ आपके जो डाउट्स है या जो भी आपका और जो क्वेश्चन चाहिए तो मैं वहाँ आपको भेज दूँगा। आप मुझे बताइए, और यह चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। इसके साथ क्या होता है, मेरा हौसला बढ़ता है ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। अब मैं कुछ दिनों से कहीं बिजी था तो इसकी वजह से मैं जो वीडियोस था वो नहीं बना पा रहा था। अब कोशिश करूँगा कि अभी मतलब मैं बिजी ही चल रहा हूँ। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, वीडियो नहीं डाली, इनका सिलेबस वैसे ही बहुत पीछे चल रहा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो क्यों ना डाल दी जाए और इनका सिलेबस बढ़ाया जाए, बेचारे बच्चों को तकलीफ हो रही होगी। तो मैंने ये जो सिलेबस आपका डाल दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इनमें तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पे जाके आपको आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करूँगा, वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नहीं पता तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है तो मुझे वहाँ भेजिए, और मैं अपनी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह, किस दिन कौन सी वीडियो क्या आनी है वो सभी मैं आपको वहाँ बताता रहूँगा, और कुछ मोटिवेशन टिप्स भी आपको वहाँ देता रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।